एक परिवार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर DRM ऑफिस के सामने बच्चों समेत मुस्लिम परिवार था, 7-8 लोग थे। उन्होंने मटेरियल डाल लिया अपने ऊपर, मटेरियल डाल लिया और आग लगा ली। और मैं तो आग जली थी तो मैं पास में ही खड़ा था, मैंने खड़ से उसकी आग बुझा दी। अखबार में मेरा फोटो भी छपा था कि मीडिया कर्मी ने जान को बचाया। एक बार नहीं, अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार हमारी जान जाने से बची है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई जब हमारे बगल से गोली निकल गई, गोली निकल गई। और कई बार तो बड़ी अच्छी हमारी पिटाई भी हुई, ऐसा नहीं है पिटाई भी। चुनाव की कवरेज करने के लिए हम लोग गए थे। उस समय कोरोना काल था, मास्क लगाए थे लोग, हमें पहचान भी नहीं पाए। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, फटाक से शूट करने लगा। तो उन्होंने अपना झगड़ा तो भूल गए, वो हमारे में ही चिपट गए पीटने के लिए। करीब 50-60 लोगों ने पीटा। लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि राकेश मौर्य को पीटा, मोबाइल छीन के ले गए, फिर वो सॉरी भी बोलने लगे। भीड़ बहुत मारती है सर, बहुत मारती है। अरे राम। शहर में भी एक बार बहुत पीटा था। अच्छा। 2 बार मैं पार्षद का चुनाव लड़ा और उसमें मुझे हारा नहीं, मुझे हराया गया। अच्छा। 100 वोटों से 150 वोटों से बूथ कैप्सिंग करके। कुछ अपने भी लोग होते हैं शामिल हो जाते हैं, कुछ परिवार के लोग भी होते हैं शामिल हो जाते हैं दूसरे में। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2 चुनाव हारने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इस बात को कहता था कि मेरे गले में जो हार की माला पड़ी है उस माला को मैं उतार कर रहूंगा। और मैं शुरू से कहता था कि इस इलेक्शन को मैं जीतूंगा। कमल का फूल खिलाने के लिए उनका कहना है कि जनता उनके साथ है, उनकी जीत निश्चित है। और उसी का परिणाम था कि मैं पार्षद बने। 25 सालों से ज्यादा का पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले वार्ड 36 मुस्तफा क्वार्टर से बीजेपी के पार्षद राकेश कन्नौजिया बीजेपी के एक जुझारू कार्यकर्ता हैं। यही वजह है कि कन्नौजिया को बीजेपी ने इनाम दिया है। कलम के इस ईमानदार सिपाही को जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। देखिए, मैं पत्रकार हूँ। पत्रकार भी सेवा का माध्यम होता है। पत्रकारिता के माध्यम से भी आप सेवा करते हैं और राजनीति के माध्यम से भी लोग सेवा करते हैं। जब सेवा के 2 माध्यम बनेंगे, डबल इंजन के रूप में काम करेगा और फेंकता विकास तेज गति के साथ, पूरी रफ्तार के साथ इस क्षेत्र के अंदर दिखाई देगा। यदि हम एकजुट रहेंगे तो इस देश को मजबूत बना सकेंगे और फिर से विश्व गुरु बना सकेंगे। हम सभी को जातिवाद से ऊपर उठकर एकजुट होकर अपने देश के हित में काम करना है। राष्ट्र को हमें प्रथम रखना है। अपनी पत्रकारिता के माध्यम से और पार्षद के माध्यम से यहाँ की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखूंगा और समस्याओं का समाधान वो कर रहे हैं। आपने मुझे मौका दिया, मैं आपका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय श्री राम। अपने साथी अखिलेश दुबे के साथ राकेश कन्नौजिया, सी न्यूज़, आगरा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त शुभ पचौरी। आप सबका स्वागत करता हूं शुभ टॉक्स आगरा अनफिल्टर्ड सक्सेस स्टोरीज। दोस्तों, आज के जो मेरे गेस्ट हैं, ये आगरा की जर्नलिज्म की दुनिया के एक जाने माने नाम। और इतना ही नहीं, ये आगरा के वार्ड नंबर 36 के पार्षद भी। तो चलिए आप और हम मिलकर सर का स्वागत करते हैं। राकेश कन्नौजिया, कैसे हैं आप? बस सर, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि मैं बचपन से आपको फॉलो कर रहा हूँ और आज तक आपको बस मैंने टीवी पर ही देखा है। आज पहली बार लाइव साक्षात देख रहा हूँ मेरे सामने, तो बड़ा सौभाग्य है सर आपसे। और बताएं सर, कैसे हैं? बहुत बढ़िया है। और आप बताएं कैसा चल रहा है? आशीर्वाद है सर। बस सर, मैं पहला सवाल स्टार्ट करना चाहूँगा आपकी जर्नी से कि सर, जब एक पत्रकार एक बहुत ही लो से आता है बैकग्राउंड से और स्टार्ट करता है, तो किसका क्या उसके स्ट्रगल्स रहते हैं, उसके बारे में अगर आप बताना चाहें। देखिए, पत्रकारिता एक टिपिकल सब्जेक्ट है जी और इसमें तमाम सारे पहलुओं को ध्यान में रखना पड़ता है। जी। तमाम दिक्कतें शुरुआती दौर में आती हैं और उन दिक्कतों से ही सीखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि आपके सामने कोई परेशानी है, उन परेशानियों से ही काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। और पत्रकारिता में खास तौर से जो ध्यान रखने की आवश्यकता है, ईमानदारी सबसे महत्व। हाँ, ईमानदारी आपकी पत्रकारिता के अंदर होनी चाहिए और मेहनत होनी चाहिए जी। और इस बात का ध्यान भी पत्रकारिता के अंदर रखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी किसी खबर से आपके समाज को, किसी समाज को नुकसान ना हो जाए जी। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है कि खबर बहुत महत्वपूर्ण हो, लेकिन
इस पहलू को बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। मैंने जब भी पत्रकारिता की है, जी बिल्कुल आपको बता दूं कि मैंने इस बात को हमेशा ध्यान रखा है कि मेरी खबर से किसी समाज को नुकसान ना हो, किसी व्यक्ति को नुकसान ना हो। खबर कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, जी जी उसका मैंने ये नहीं देखा कि इससे मेरी टीआरपी बढ़ सकती है। ये मैंने कभी नहीं सोचा। मैंने जो सोचा कि इस खबर से किसी को नुकसान नहीं ना। होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने पत्रकारिता शुरू की। और शुरुआती काफ़ी मेरा जीवन संघर्ष में रहा है। जी और सर, अगर आप उसके बारे में आप हमें थोड़ा बताना चाहें, आपके संघर्षों के बारे देखिए, परिवार में हमेशा उतार चढ़ाव चलता रहता है, जी परिस्थितियां हमेशा बदलती हैं, जी ऐसा नहीं है कि एक समान परिस्थिति रहती है। और जो मेरा जीवन है, किसी समय में हमारा परिवार बड़ा स्ट्रांग परिवार था, आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत थी जी जब हम छोटे थे। जी लेकिन जैसे हम बड़े होना शुरू हुए, परिवार हमारा बहुत बड़ा था। जी जॉइंट फैमिली। हाँ, काफ़ी बड़ा परिवार था, और इतना बड़ा परिवार था कि आगरा कैंट रेलवे कॉलोनी में इससे बड़ा कोई परिवार था नहीं। जी और लेकिन संपन्न थे। लेकिन धीरे धीरे हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब होती चली गई। जी इवन परिवार बढ़ता चला गया, जो संपन्न होते चले गए वो अलग होते चले गए। जी। और हमारे पिताजी क्योंकि दूसरे नंबर के थे जी और बेहद सीधे थे, और उसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ा था। जी हमारी स्थिति, देखिए, ऐसी स्थिति थी कि हम कभी कभी तो हमने खाना भी नहीं खाया। हाँ, 2 दिन तक खाना नहीं खाया, और एक रोटी मिल गई वो खा लिया, इस तरीके से हमने काटा। और बिना दूध की हम लोग चाय पी लेते थे, जबकि हमारे यहाँ एक परिस्थिति ऐसी थी जी कि 4 भैंसें गाय खूब थी, जी लेकिन ऐसी परिस्थिति भी हमारे सामने आई कि बिना दूध की हमने चाय पी। चाय पी। और ऐसा नहीं 1-2 बार पी, काफ़ी लंबे समय तक हम पीते रहे। लेकिन हमने, हमारे पिताजी ने, माँ ने, हमारी ने मेहनत नहीं छोड़ी, जी और ईमानदारी नहीं छोड़ी, जी और लगन से हम काम करते रहे। जो हमें मिला करते रहे। स्थिति फिर बदली थोड़ी सी हमारी, सुधार आता गया, हम बड़े होते गए। पढ़ाई में भी हमारा काफ़ी वो रहा, बल्कि परिवार के हमारे लोग चाचा वगैरह काफ़ी अच्छे एजुकेशन उन्होंने हासिल की, और पिताजी ने हमारे उनको खूब पढ़ाया लिखाया, जी ताऊ जी ने हमारे पढ़ाया लिखाया। लेकिन ऐसी तो सच स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं आती, जी हमें उनका कोई सहारा नहीं मिल पाया, कोई सपोर्ट नहीं मिला। कोई सपोर्ट हम लोग को नहीं मिल पाया। हमें कोई रास्ता बताने वाला नहीं था कि आपका इस रास्ते पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपका इस कॉलेज में आपका एडमिशन होता है। हमारी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन पिताजी काम में लगे रहते थे। जी माँ ही एडमिशन कराने के लिए ले जाती थी और करा देती थी। लेकिन जब कभी कभी प्रवेश की दिक्कत आती थी तो जहाँ मिला वहीं करा दिया। और पैदल ही मैं आरबीएस तक पैदल पढ़ने जाता था। अब लगा आगरा कैंट से जी आरबीएस पैदल जाना। तो बचपन आपका आगरा में गुजरा? हाँ, हम लोग आगरा में ही, जहाँ पर रेलवे कॉलोनी में ही हमें करीब 90 साल आगरा कैंट रेलवे कॉलोनी में होता है। ओके। हाँ, काफ़ी लंबा पीरियड हमारा रेलवे कॉलोनी में भी था। और यही वजह है कि रेलवे कॉलोनी के अंदर जो लोग रहते हैं, सरकारी कॉलोनी में रहते हैं, जी तो उनका जो माइंड है थोड़ा विस्तार वाला होता है, क्योंकि उसमें हर वर्ग का व्यक्ति होता है और हर जगह का होता है। जी जी हर जगह का होता है, हर स्टेट का होता है, हर जिले का होता है, और दूर दूर के लोग होते हैं। तो कहीं ना कहीं उनका जो माइंड रहता है वो चौतरफा रहता है। और तमाम यात्री भी आते रहते हैं, तो उनसे भी लगता है कि इंटरेक्शन ऐसा लगता नहीं है कि हम किसी संकुचित मानसिकता के लोग हों। जी और लेकिन जब हम बाहर निकल के जाते हैं, अब हम सिविल में चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें उन चीज़ों का सामना हमें करना पड़ता है। मेहनत मैंने शुरू से की है, जी और माँ सरस्वती की कृपा हम पर रही है, राम जी की कृपा हम पे रही है, हनुमान जी की कृपा रही है। और हम रामलीला करते थे। आप रामलीला करते थे? रामलीला करते हैं। ओके सर।
बचपन से हम बानर वगैरह बनते थे अच्छा और माइक हमारे सामने रहता था। जी जी देखिए माइक का हमारे साथ कितना पुराना जुड़ाव। रिश्ता है। हाँ, ओके। माइक हमारे सामने रहा और बड़े हुए जी तो हमारे सामने फिर माइक, मैं क्रिकेट की कमेंट्री करने लगा। आप कमेंट करते थे? क्रिकेट की कमेंट्री काफ़ी मेरी लोग पसंद करते हैं, क्रिकेट की कमेंट्री। जी सर। और मैं क्रिकेट की कमेंट्री करने लगा, तब भी मेरे हाथ में माइक था। जी राजनीति भी थी तो माइक, राजनीति हाँ। में भी माइक रहती है। और जब मेरा जॉब है जी वो भी कहीं ना कहीं माइक का ही है, जी जर्नलिस्ट मेरे हाथ में माइक ही रहता है। जी इसलिए माइक का मेरे जीवन में बहुत प्रभाव रहा है। प्रभाव रहा है। रामलीला बचपन से करते थे और काफ़ी बड़ी रामलीला होती है, आगरा कैंट रेलवे संस्थान जी पर जी होती है, बहुत बड़ी होती है। पहले हम लोग करते थे और काफ़ी रोल मैं उसमें किए हैं, मैंने 14 रोल उसके अंदर किए हैं। जी और जो रोल की कमी होती थी उसे मैं करता था। अच्छा सर। हाँ, फिर अब हमारे गुरुजी थे IT सक्सेना जी। जी जब अंतिम पड़ाव में पहुंचे तो मेरी उनसे चैट बनी रहती थी हमेशा, कोई ना कोई हमेशा वो मेरे से नाराज भी रहते थे। लेकिन जब अंतिम पड़ाव में वो पहुंचे तो उनको लगा कि राकेश कनौजिया ये है जो रामलीला को संभाल सकता है, ओके। वही संभाल सकता है। जी जी तो मैं बहुत मेहनत करता था जी और उनको लगता था कि मैं तो अंतिम समय में बहुत अच्छे स्थान पर हूँ। तो उन्होंने कहा कि रामलीला देखना, और मैं आज रामलीला को देखता हूँ और वहाँ का सभी के साथियों के साथ अ, रामलीला हम लोग आज भी कर रहे हैं। जी और हमारी रामलीला ऐसा नहीं है कि हम लोग प्रोफेशनल कलाकार हों, जी जी सब वहीं के स्थानीय आसपास के लोग हैं। अभी आपको भी रोल करना हो तो हमारी रामलीला में आप कर सर सकते एनी टाइम सर। हैं। बिल्कुल है। और हम सब मिलकर ही रामलीला करते हैं। जी। और इवन जो आगरा की प्रमुख रामलीला है, उत्तर भारत की ऐतिहासिक रामलीला है, हम्म, वहाँ के आयोजनकर्ता भी आते हैं, देखते हैं रामलीला को। जी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी जो कि अध्यक्ष हैं, हम्म, TN अग्रवाल जी, वो भी कहते हैं कि तुम्हारी रामलीला नंबर 1 है। अभी पुरुषोत्तम खंडेलवाल जी ने काफ़ी खुले मंच पर कहा, बड़ा कार्यक्रम था आगरा सिटी रेलवे स्टेशन पर, जी कि आगरा कैंट रेलवे संस्थान पर जो रामलीला होती है जी वो रामलीला हमारी रामलीला से काफ़ी अच्छी रामलीला है और नंबर 1 की रामलीला वही है। लेकिन हम क्योंकि कम कॉम्प्लीमेंट सुन के अच्छा तो लगता होगा अंदर ये नहीं नहीं, वो बहुत खुश हुए थे कि जब मैं बाहर बैठा था तो वो जी। आ, मेरे ही नाम ले लेके बोल रहे थे अच्छा कि राकेश कनौजिया वहाँ के रामलीला कराते हैं और जी उनके साथ ही करते हैं। और वो बहुत अच्छे कलाकार हैं जी और वहाँ पे बड़े अच्छे कलाकार हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि स्थानीय कलाकार हैं जो प्रोफेशनल नहीं है, इतने बढ़िया बेहतरीन तरीके से रामलीला करते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का नहीं मालूम था उनके आसपास जो लोग खड़े हुए हैं वो रामलीला कलाकार ही खड़े थे। जो उसका संचालन कर रहा था लड़का, वो भी रामलीला कलाकार था, फोटो खींच रहा था वो भी रामलीला कलाकार था, उधर जो नाटक कर रहे थे वो भी रामलीला कलाकार थे। उनको बाद में मैंने बताया, अरे यार देखो यार जी इतनी अच्छी आपकी टीम है। और हम लोग देखिए हमारी रामलीला जो होती है, हम 9 दिन तक रामलीला करते हैं, एक दिन दशहरा मेला लगता है। जी। तो उसमें अगर कोई व्यक्ति और करेगा तो 20-25 लाख रुपए खर्च कम से कम कर देगा। हम्म, लेकिन हम लोग मुश्किल से 3-3.5 लाख रुपए में रामलीला करते हाँ हैं कर और हर लेते साल हैं। होता है ये। हर साल होता है और 55 भी रामलीला चली आ रही। प्रभु की कृपा है। सर मैं अगला सवाल पूछना चाहूँगा, आपका जो जर्नलिज्म में फियरलेस अप्रोच है, जो एक जुझारूपन है आपके अंदर, मैंने बचपन से आपको फॉलो करा है और आपका वो बोल्डनेस मुझे बड़ा पसंद है और हमारी जनता को भी आगरा की। इतने टाइम से हम आपको देख रहे हैं, तो वो कहाँ से आता है सर? नहीं देखिए मैंने मेहनत करने में कभी की, मेरे लिए कभी दूरी नहीं रही। दूरी नहीं रही। मैंने हमेशा स्पॉट पर जाके खबर करी। जी मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जगनेर कितनी दूर है हम्म, या फिर पिनाहट कितनी दूर है, भाग कितनी दूर है, टूंडला कितनी दूर है, फिरोजाबाद कितनी दूर है, मथुरा कितनी दूर है। क्योंकि पहले इतनी मीडिया नहीं थी, जी 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 चंद लोग थे। हमने उस दौर में पत्रकारिता की जब मोबाइल फ़ोन भी नहीं रहता था, हम्म, बिना मोबाइल फ़ोन के जब पुलिस की गाड़ी के पास खड़े हो जाते थे या फिर प्रिंट मीडिया के जो पत्रकार होते थे या फिर उनके फोटोग्राफर होते थे उनसे पूछ लेते थे, वो लैंडलाइन से वो संपर्क रखते थे और बारलेस सेट पे खड़े हो जाते थे। बारलेस पे खबर आती थी जी कि ये खबर है, और तब कभी दूरी नहीं समझी हमने। और
देखिए, ये मेरा सौभाग्य है कि अधिकारी इस बात को कहते थे, दूसरे साथियों से पूछते, यार राकेश कनौजिया वहां पहुंच गया हो घटनास्थल पे, पता करो आपकी क्या मामला है पूरा, जी। पता करो। जी। तो किसी तरीके से तब कभी कभी ऐसा हुआ कि जगनेर में घटना हुई, ठीक। जगनेर में घटना करके मैं लौट रहा होता हूँ, आधे रास्ते पे आ जाता हूँ, उसके बाद यहाँ से पत्रकार जाना शुरू होते हैं। हाँ। और मेरे जितने पत्रकार हैं उन्होंने मेरा हमेशा हौसला बढ़ाया। और यदि आप स्पॉट पे जाके पत्रकारिता करेंगे, मौके पे जाके पत्रकारिता करेंगे, तो आपका दिमाग ऑटोमेटिक चलने लगेगा। ऑटोमेटिक दिमाग। हाँ, ऑटोमेटिक चलने, आपकी कलम अपने आप ही चलने लगेगी, क्योंकि बहुत आप कुछ जानकारी लेने आप देखते भी रहेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि स्थिति क्या है, घटना की सच्चाई क्या है। अब हमने किसी ने बता दी, क्या बताई, कितनी सच्चाई बताई, और आजकल जो पत्रकार हैं जो पोर्टल लेके चल रहे हैं, उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, जो उन्हें दिखता है बस उसी को वो खबर मान के चल लेते हैं कि ये घटना है, यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया, एक मर गया है, बस ये नहीं वो सब को देखते कि एक्सीडेंट कैसे हुआ और क्या है, वास्तव में हादसा ही है। और तमाम सारे पहलुओं को भी ध्यान नहीं रखते, लेकिन हम लोग इस बात का ध्यान रखते थे। और मेरा जो स्पॉट पर जाकर पत्रकारिता करना था, उसने मुझे ताकत दी। मैंने कभी नहीं सोचा, धूप चाहे गर्मी हो रही हो, बारिश हो रही हो या भयंकर सर्दी पड़ रही हो, तब भी मैं पहुंचने की कोशिश करता था। खेरागढ़ में एक उसे हादसा बताया गया था, तो करीब 6:30 सुबह का टाइम था। जो अधिकारी था वो पुलिस का, तो वो कहता है, यार जल्दी कर लो यार, राकेश कनौजिया आने वाला होगा। इतना मैंने कही, उन्होंने कही है, तो इतने मेरी गाड़ी उनके वहीं पे जाके रुकी। कह रहे थे अभी कह रहे थे कि राकेश कनौजिया आने वाला है, तो राकेश कनौजिया यहाँ पर खड़ा है। हमने कभी कोहरे की भी परवाह नहीं की। मथुरा में रेलवे एक्सीडेंट हुआ तो हम कोहरे में ही सुबह 6 बजे वहाँ पर पहुँच गए। सर आज भी इतना पैशन आप कहाँ से लाते? नहीं, जुनून होना चाहिए जी। जुनून यदि आप में कुछ करने की है, और देखिए लोग कहते हैं छपास भी जरूरी है। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि मेरे को लोग जानते रहे। जी जी। जब जानेंगे, जब मैं लोगों तक पहुंचूंगा, लाइमलाइट पसंद है। हाँ, तभी तो जानेंगे। ऐसा तो है नहीं है कि मैं ऑफिस में बैठ के खबर लिख रहा हूँ, टेबल पे बैठ के खबर लिख रहा हूँ, या किसी से लेकर लिख रहा हूँ। देखिए आजकल घटना घटी और तुरंत खबर आप तक पहुंच जाती है, मेरे पास भी आ जाती है, ऐसा नहीं है कि मेरे पास नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं उस स्पॉट पर पहुंचता हूँ इंस्पेक्शन कर, हाँ, देखने के लिए। और मुझे पीटीसी लगाने का शौक है, तो वहाँ पे जाके मैं लगाता हूँ। पीटीसी क्या होती है? मतलब जो फेस टू कैमरा, हाँ, तो मैं जाके वहाँ पर लगाता हूँ और मैं जानकारी लेता हूँ, और मुझे वास्तविक स्थिति मालूम पड़ जाती है। और चाहे कितनी भी देर हो जाए, ऐसा नहीं है। लोग जो मेरे साथ में कैमरा मैन है अखिलेश दुबे, वो भी काफ़ी लंबे समय से मेरे साथ में है, पुराने साथी पुराने साथी। और जब वो हमेशा वो कहता राकेश भाई अब कब क्या मिलेगा, मैंने कि जाते हैं देखते हैं। लेकिन किस्मत भी हमारी अच्छी रहती है कि वहाँ पे सब कुछ हमें मिल जाता है। अधिकारी फिर आते हैं बार बार, तो मिल जाता है। तो स्पॉट पे पत्रकारिता करना बहुत ज़रूरी होती है। सच्चाई आपके सामने होती है, तमाम सारी चीज़ों की जानकारी मिल जाती है। और जो खुसर फुसर होती है, कोई घटना है, तो ऐसा नहीं है कि आप केवल आपने उनसे बात करी, आप मोहल्ले पड़ोस में जाके खड़े हैं, दौर से निकल रहे हैं, तो लोग तमाम चीज़ें बताते हैं। और तो जब घटना होती है, तो हम लोग जो महिलाएं करुण क्रंदन कर रही होती हैं, तो उसमें भी बहुत सच्चाई होती है जी। महिलाएं जब रो रही होती हैं, कोई तो रोते रोते बोलती हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें सच्चाई निकलती है कि हाँ, कि ये अरे बाने मार दो और बा पीछे पड़ गई, ऐसा है वो लल्लू, हाँ ऐसा है वो, और बा निपूती पीछे पड़ गई, तो हमें मालूम पड़ गया कि इसके पीछे कोई जी प्रेम संबंध है। ऐसे तो ऐसे मालूम पड़ जाता है रोते रोते। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, बहुत से, ऐसा नहीं है कि सब हर व्यक्ति संतुष्ट होता है। तो सबसे मुश्किल साइट कौन सी रही आपकी पत्रकारिता में? जी पत्रकार, देखिए क्राइम की रिपोर्टिंग सबसे टिपिकल पत्रकार, सबसे टिपिकल पत्रकारिता है। और जान भी जाने का खतरा हमेशा
बना रहता है। जान जाने जान कभी ऐसा जाने कुछ एक्सपीरियंस हुआ है सर? ठीक है। कई बार हमारे साथ ऐसी घटनाएं हुई जी। जब हमारे बगल से गोली निकल गई। गोली निकल गई? गोली निकल गई। यमुना एक्सप्रेस वे का जब निर्माण कार्य चल रहा था, जी। गढ़ी रामी में हम लोग वहाँ पर कवरेज कर रहे थे। एक तरफ से ग्रामीण फायरिंग कर रहे थे और दूसरी तरफ से पुलिस खड़ी थी जी। और कई पुलिसकर्मी घायल अवस्था में पड़े हुए दिखाई दे रहे थे हमें पेड़ के नीचे। जी। और हमें लगा कि नहीं, इनको आवश्यकता हमारी है, तो हम उठा के अपनी मोटरसाइकिल लेके ले आके उनको किनारे ले जा रहे थे। तो गोली वोली वहाँ पे चलने लगी तो हमारे पास से भी निकली और अचानक भीड़ ने एकदम हमला किया। जी। वो तो ये था कि हमारी जो मोटरसाइकिल थी नई थी और सेल्फ स्टार्ट थी। अच्छा। अब पड़ से मैंने मारा पड़ दौड़ गया। तो अमृत अभिजात जी थे डीएम, जी। उन्होंने हमारे बॉस को मीटिंग में कहा कि देखिए आपका ये पत्रकार है और इतनी दूसरे चैनल में भेज दो, इतनी जोखिम भरी इसकी जान बच गई। एक बार नहीं, अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार हमारी जान जाने से बची है। और कई बार तो बड़ी अच्छी हमारी पिटाई भी हुई है, ऐसा नहीं है पिटाई भी बड़ी अरे बाप रे। काफी अच्छी पिटाई हुई। जी। हाँ, चुनाव की कवरेज करने के लिए हम लोग गए थे, तो वहाँ पे भी हमारी बहुत अच्छी लोगों ने पिटाई की। लेकिन उस समय कोरोना काल था, तो मास्क लगाए थे लोग, हमें पहचान भी नहीं पाए थे। तो बहुत बुरी तरह 50-60 लोगों ने हमें पीटा। मैं लगा कि अब यहाँ से हम लोग असल में मारपीट चल रही थी चुनावी इलेक्शन में। तो मैंने अपना मोबाइल निकाला, फटाक से शूट करने लगा। तो उन्होंने अपना झगड़ा तो भूल गए, वो हमारे में ही चिपट गए पीटने के लिए। करीब 50-60 लोगों ने पीटा। लेकिन जब उनको ये मालूम पड़ा कि राकेश मौर्य को पीटा, मोबाइल छीन के ले गए, फिर वो सॉरी भी बोलने लगे। भीड़ बहुत मारती है सर। बहुत मारती है। अरे राम। शहर में भी एक बार बहुत पीटा था हमें। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा पीटा। सर आप अपने वर्क लाइफ को कैसे मैनेज करते हैं अपनी पर्सनल लाइफ से? देखिए मेरा एक जी। मैं देखिए मेरी वाइफ गवर्नमेंट टीचर है जी। मैं पार्षद भी हूँ क्षेत्र में जी। समाज सेवा का काम भी मैं करता रहता हूँ, छोटा मोटा जितनी मेरी हैसियत है। जी। मैंने सुबह उठता हूँ मैं और मैं हर काम को करना शुरू करता हूँ। ऐसा नहीं है कि नहाऊंगा तो रोटी खाऊंगा या फिर पहले कपड़े पहनूंगा तो फिर खाना खाऊंगा। ये मेरे लाइफ का ऐसा कोई चैप्टर नहीं है। अच्छा। खाना मेरी पत्नी सुबह बना देती है और वो जब तक नहा रही है तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। अच्छा। हाँ, खाना खा लिया मैंने और फिर मैं नहाने चला जाता हूँ। जी। नहा के आके मैं भगवान की पूजा कर लेता हूँ। फिर मैं इसी तरीके से काम करता हूँ। मैं एक एक समय को जोड़ता हूँ, नहीं तो मैं कुछ कर भी नहीं पाऊँ। ऐसा नहीं है मैं घर का काम नहीं करता हूँ, घरेलू काम भी अपना करता रहता हूँ। जब पत्नी व्यस्त है तो मैं भी यहाँ बटा देता हूँ। और सुबह उठा जल्दी जल्दी मैंने पहले मोबाइल देखता हूँ कोई खबर तो नहीं आ गई, नहीं जहाँ से पेट भरना पड़े तो वो भी काम पहले है। पहले मैं मोबाइल देखता हूँ कि खबर तो नहीं है तो फिर मैं पेड़ पौधे लगे तो पानी आने उसमें लगा दिया। फिर ऐसे ऐसे होकर नहा लिया। जब तक मेरी पत्नी नहाने गई तो मैं खाना खा लिया, पूजा कर ली मैंने। तो कभी मैं टाइम वेस्ट नहीं और कभी मैंने खाने की परवाह नहीं। देखिए आपके जीवन में खाना ही महत्वपूर्ण हो ना, इतना खाना आपके शरीर में हो जिससे आपके अंदर एनर्जी बनी रहे। मैंने ये भी परवाह नहीं की है कभी के रोटी रात की है, ये भी कभी परवाह नहीं की। और जो मेरे हाथ में लगता है उसे मैं खा लेता हूँ और ताकि मेरे में एनर्जी बनी रहे। कभी ईगो नहीं आया आपके? कभी मेरे में ईगो नहीं आया और कभी मैंने काम को छोटा नहीं समझा। किसी भी काम को मैंने छोटा नहीं समझा और किसी व्यक्ति को मैंने असहाय नहीं समझा कि मतलब ये गरीब है इससे मैं बात नहीं करूँ और ये कमजोर व्यक्ति है। मेरे लिए कमजोर व्यक्ति महत्वपूर्ण है। मेरा जो अपना ध्येय है, मैं ये सोचता हूँ जब मैं भगवान की पूजा करता हूँ या तो मैं भगवान की पूजा नहीं करूँ, भगवान में आस्था नहीं रखूँ। जब मैं भगवान में आस्था रखता हूँ तो मेरा ध्येय हमेशा ये रहना चाहिए कि ये व्यक्ति भी मेरे समान है,
और तमाम चीज़ें आती हैं, और हो सकता है कि वो मेहनत कर रहा हो, मजदूरी कर रहा हो, तो बहुत समय वो रहता है कि नहीं मैं इसके लेवल का नहीं, उससे बात नहीं करूँ। मैं ये काम क्यों करूँ, इससे भी हो। हाँ हाँ, मैं कभी कोई काम मेरे क्षेत्र में वो जब मैं पार्षद हूँ तो काम कर रहे होते सफाई कर्मचारी, जी तो मैं कहता हूँ ऐसा करो ऐसा, जी। तो खबच्ची लेके मैं भी कर दे। अरे अरे क्या बात है, पार्षद जी आप मत रिस्पेक्ट करो, सर, रिस्पेक्ट। पार्षद जी आप मत करिए। क्या बात। मैंने कि कोई फर्क नहीं पड़ता। जी और देखिए बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जी और ऐसा नहीं है कि आ, हम चाहते हैं कि लोग हमारा सम्मान करें, हम्म, लोग हमें जाति भेद से ना देखें। हम्म, और लेकिन अगर यदि हम ही उनके संग करने लगेंगे, अक्सर ऐसा मैंने देखा है कि आदमी ये तो सोचता है हम्म, कि यार वो फला व्यक्ति जातिवाद फैला रहा है, जी और खुद भी जातिवाद फैलाने में पीछे नहीं रहते। जी पहले आपको सुधरना होगा, उसके बाद समाज सुधरता है। जी और लोग समाज को सुधारने की बात तो करते हैं लेकिन खुद नहीं सुधरते। जी लेकिन मैं हमेशा फैसला करता हूँ, जी और मैंने हमेशा फैसला किया है, और बहुत सारी चीज़ों पे मैं अड़ जाता हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होगा। मेरे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था, जी। तो मैं चाहता था कि इलेक्ट्रिक में मैं लेके जाऊँ पिताजी। अच्छा, हाँ, अरे नहीं, तमाम लोग कहने लगे नहीं मैं नहीं, इलेक्ट्रिक में लेके मैं जाएंगे। जाऊँगा, मैं लेके जाऊँगा। अगर मैं कहता हूँ लोगों से जाके कि भाई इलेक्ट्रिक में लेके जाओ, तो किस मुँह से कहूँगा, हम्म, किस मुँह से जाके कहूँगा कि इलेक्ट्रिक में लेके जाओ। आदमी व्यक्ति यही तो कहेगा, अपने परिवार के लोग अंतिम संस्कार तो आप पे करते हैं, और हमें उपदेश देने के लिए हमें आया। तो मैंने अपने पिताजी का तमाम विरोध किया, वैसा नहीं विरोध नहीं होता, अब इलेक्ट्रिक में किया। देखिए पर्यावरण हम सबको जीवन देता है, यदि पेड़ पौधे नहीं होंगे और जीवन किसी का नहीं बचेगा, ठीक बात। किसी का नहीं बचेगा। लेकिन लोग समझते नहीं हैं। मैंने अपनी ताई जी का भी वहीं कराया, मेरे दोस्त थे उनकी माता जी का भी मैंने वहीं पे कराया। मैं कहता ज़रूर हूँ, जी आदमी संकोच कर जाता है कि कहूँगा तो बुरा मान जाएगा। अपनी बात कह के तो देखो, कितनी बात उनको अच्छी लगती है, कितनी बुरी लगती है, लोगों को सहमत अपनी करो। बात रखनी चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए। जी हो सकता है कि आपकी बात थोड़ी हल्की हो, लेकिन बात को आपको रखनी चाहिए। जी। कभी कभी गलत सवाल से भी अच्छा जवाब मिलता है। हाँ, एट टाइम्स बहुत बार ऐसा इस बात को कई पत्रकार जी नहीं, अभी मिल रहा है सर, एक्सपीरियंस कहाँ है। क्योंकि कभी नए पत्रकार होते हैं तो वो कभी कभी गलत सवाल कर देते हैं, जी, लेकिन उसका जवाब कभी कभी ऐसा मिलता है कि उसमें उसको हमें कुछ ना कुछ मिल जाता है। उसमें हमें अपनी खबर को जोड़ना पड़ता है। ऐसे हो जाता है कभी कभी। तो मैंने देखो पत्रकारिता में कभी ये मेरा रहा है कि मैंने कभी किसी को ऐसा ना कहा कि ये नया लड़का है इसको मैंने सबका सहयोग किया। मेरा ये था, मैं कभी किसी को नकली पत्रकार नहीं कहा। कर रहा है वो नकली होगा या फ्रॉड होगा, डिमोटिवेट नहीं करते आप हाँ अपना देखेगा वो। मैं तो जो मेरा जितना है उसको मैं सहयोग करने की कोशिश मैं करता हूँ। और मेरा कभी ये भी रहा कि ये अच्छी खबर है तो मैं छिपा लूँ। देखिए अगर आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप खबर के माध्यम से मदद करना चाहते हैं, तो आप अकेले चला के तो मदद कर सकते हैं। ठीक बात, नहीं कर सकते। अब आप जब खबर लोगों को देंगे तभी तो उसकी मदद हो पाएगी। मैंने कभी जो ऐसी खबरें हैं सामाजिक लोगों को फायदा पहुंचाने का, तो उस खबर को कभी मैंने एक्सक्लूसिव नहीं बनाया और सब जगह चलाया। सारे लोग अपने जो साथी हैं हमारे पत्रकार, उन सबको मैंने खबर बराबर दी, बताई, जानकारी दी। और जो सीनियर पत्रकार हैं हमारे और जो साथ के हैं, तो वो इस बात की मेरी कहते भी हैं और उनका मुझे भरपूर सहयोग मिलता है। सबसे बड़ी बात कि जब आप करेंगे तब आपको सहयोग मिलेगा। आप ये तो सोच रहे हैं कि वो हमें सहयोग करे लेकिन आप कुछ नहीं करेंगे, तो ऐसा संभव नहीं होता। लेकिन मैं ये भी नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यार उनने मुझसे पूछा है तो मैं उसको बता दूंगा, उसको अपनी खबर दे दूँ। कभी मेरा मन में कभी नहीं रहा और मैंने कभी किसी को फर्जी पत्रकार नहीं कहा। जी। और फर्जी और असली बनने में कितना समय लगता है। आज आप मोबाइल ले घूम रहे हैं, किसी कंपनी टच में आए असली बन गए, तो जरूरत क्या है किसी को फर्जी कहने की। फर्जी है या दलाली कर रहा है या कोई चौथ वसूली कर रहा है,
और देखिए दलाली से कई परिवार नहीं पला करता, ठीक बात। दलाली से कई परिवार नहीं पला कर सकता है, पल सकता है, क्योंकि आपके पास दलाली के माध्यम से एक बार तो पैसा इकट्ठा आ सकता है, हर महीने कहाँ से लाएंगे? अगर आपकी सीमित इनकम है, भले चाहे आपकी छोटी थोड़ी इनकम है, उसी हिसाब से तो परिवार चलाएंगे हर महीने। ठीक बात, राशन आना है, हाँ, कितनी उसी चीज़ें। उसी हिसाब से चलाएंगे। एक महीने तो आपके पास आ गए 50,000, 1 लाख आ गए अगले महीने, और आपका माइंड उसी में लगा रहेगा कि अरे यार कोई मिल जाए, कोई काटने को मिल जाए, बकरा मिल जाए काट दूँ से। तो ये कभी पत्रकारिता के अंदर ये कभी नहीं सोचना चाहिए। और तमाम लोग हैं जो केवल इसी ध्येय पे काम करते हैं, और लेकिन वो स्थापित नहीं हो पाते हैं, ऐसा मैं सोचता हूँ कि Establish नहीं हो पाती। हाँ, इसीलिए ईमानदारी बहुत ज़रूरी है। तो ये पैसा ज़रूरी है, ऐसा नहीं है पैसा ज़रूरी है, आप अपना ईमान बेच के पैसा ही ले सकते। एक व्यक्ति पीड़ित है, उसकी आर्थिक स्थिति भी खराब है, अब आप खबर लगाने के उससे पैसे ले रहे, या तो आप भगवान से नहीं डर रहे, भगवान को नहीं मानते, आपके अंदर इंसान उससे इंसानियत नहीं है। आप उसकी मदद करनी चाहिए, आप उससे पैसे लेके चले जा रहे हैं, तब हम खबर लगाएं। लेकिन मैंने ऐसा कभी नहीं किया। लोगों को मैं इस बात की सीख भी देता हूँ, ईमानदारी हमेशा बनी रहनी चाहिए जी। और देश को प्रथम रखना चाहिए। जी। देखिए, देश से बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं, ये देश है तो हम लोग, ठीक बात। धर्म भी हम लोग बाद में मानते हैं, पहले देश पहले देश है तो धर्म है, जब धर्म नहीं है तो देश भी नहीं बचेगा, वजूद ही नहीं बचेगा सर। हाँ, इसीलिए मैं सबको ये कहता हूँ कि कभी ऐसी खबर भी मत लगाओ कि जो राष्ट्र को नुकसान पहुंचाए, जो देश को नुकसान पहुंचाए। हो सकता है कि आपको उस खबर में थोड़ा झूठ बोलना पड़े, लेकिन देश को आप नुकसान नहीं पहुंचाए, तो देश से बड़ा कुछ नहीं हो सकता। और अगर देश के सामने परिवार का व्यक्ति भी खड़ा है तो उसको भी नज़रअंदाज आपको करना पड़ेगा, उसके खिलाफ भी आपको खबर लगानी पड़ेगी। यदि आप में राष्ट्रभक्ति नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते। और राष्ट्र संस्कृति से बनता है, यदि हम अपनी संस्कृति को मजबूत करके नहीं रखेंगे तो राष्ट्र का निर्माण नहीं होता। देश कैसे बने? क्रिश्चियन देश कैसे, उनके वहाँ पर ईसाई धर्म है तो ईसाई धर्म बन गया, ईसाई देश बन गया, इसी से तो पहचान होती है। अब उनकी संस्कृति से देश की पहचान होती है। और इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि, लेकिन तमाम लोग मेरे पे कटाक्ष कर देते हैं। और ये भी एक है कि लोग कहते हैं कि यार तुम भाजपा माइंडेड हो, हमारे कहते हो, इसको भी मैं अपना सौभाग्य मानता हूँ। जब हम सर ये इल्जाम बड़ा लगाया जाता है भाजपा पर कि वो जातिवाद की सरकार करती है, ऐसा कुछ है? नहीं, देखिए, जो लोग जातिवाद करते हैं। जो लोग जातिवाद की राजनीति करते हैं वही जातिवाद का आरोप, और भले चाहे उनकी पार्टी के लोग जातिवाद करते हो, लेकिन थोपा भाजपा पे लगा देते हैं कि भाजपा अंधभक्त, हाँ, अंधभक्त कहते हैं। अंधभक्त कह देते हैं। क्या देशभक्ति अंधभक्ति? हम राजनीति करते हैं जी। तो आप सपोज करो, आप कहीं खड़े चौराहे पे खड़े हो जाओ, आप देशभक्ति की बात करने लग जाओ कि मेरा देश मजबूत होना चाहिए, जो देश के सामने आएगा मैं उसको मार दूंगा और मैं देश को प्रथम रखूंगा, तो आदमी आपसे सीधे ही कहेगा यार ये साला, ये व्यक्ति आरएसएस का व्यक्ति है यार, ये भाजपा का व्यक्ति है। भले चाहे आप आरएसएस की भाजपा के ना हो, लेकिन आपको क्या देगा कि क्योंकि आप ज्यादा राष्ट्रभक्ति बोल रहे हो तो दिखा रहे हो, तो कहेगा जी नहीं भाजपा का आदमी है, आरएसएस का आदमी है, या तुम तो आरएसएस के व्यक्ति लग रहे हो। तो ऐसा हम लोग भी जब कर रहे होते हैं काम, तो ट्रेन में खबर कर रहे होते तो हालत रहती नहीं, क्या तुम तो आरएसएस की भाषा बोल रहे हो, देशभक्ति की बात। भाई ये सत्यता है। देखिए, लोग माने या ना माने, आरएसएस में राष्ट्रभक्ति कूट कूट कर भरी जी, कूट कूट कर भरी। और लोग कुछ भी कहते हो, लेकिन आरएसएस मजबूत है तो ये देश भी मजबूत है, और हम लोग मजबूत हैं। और तमाम सारी चीज़ें हैं, तमाम लोगों से हमारी बातचीत भी होती है, बड़े अधिकारियों से ही बातचीत होती है। वो इस बात, एक मुस्लिम एसपी थे जी, तो वो इस बात को बताते थे कि बॉर्डर पर यार एक कल्याण परिषद है, वो बहुत अच्छा काम करती है, अगर वो संस्था नहीं हो तब बॉर्डर पे
क्रिश्चियन हो जाए सब, मतलब इतनी तेजी से ईसाई मिशनरियाँ वहाँ पर काम करती हैं। लेकिन एक संस्था है, तो मैंने उनको बताया कि ये संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की संस्था है। जी। तो उन्होंने कहा अच्छा, क्या बहुत अच्छा काम करती। देखिए और वो मुस्लिम अधिकारी, मुस्लिम अधिकारी क्या बात। बहुत एसपी लेवल का अधिकारी, जी जी एसएसपी लेवल। और उनको लगा रहे बहुत अच्छा काम है। ऐसा तमाम लोग बताते, लेकिन उनको आरएसएस के तमाम सारे काम हैं। तो हमें कुछ चीज़ें ध्यान दिखती हैं। हमें आरएसएस की शाखा भाजपा रहती, ध्यान रहती है भाजपा है, भाजपा है, लेकिन आरएसएस के तमाम सारे ऐसे प्रकल्प चलते हैं जो लोगों के संज्ञान में नहीं है। जो कोठी मीना बाजार मैदान में आपने देखा होगा कि जो भागवत श्री राम कथा होती है और तमाम कई कार्यक्रम जो होते हैं वो केवल भागवत और श्री राम कथा इसलिए नहीं होती है कि वहाँ पे धन इकट्ठा करना है। जो वहाँ से धन आता है, जो दान आता है, वो दान उन लोगों पर जाता है जहाँ पर एकल विद्यालय चलते हैं। वनवासी क्षेत्रों में आदिवासियों के लिए जो संस्थाएं काम करती हैं उनके लिए जाता है, उनको मदद पहुंचाते हैं। और जो लोग उनका काम करते हैं, जैसे यदि मैं कहीं वनवासी क्षेत्र में काम कर रहा हूँ तो मेरा तो खर्चा होगा, तो उनके लिए वो खर्चा किया जाता है। और जो आदिवासी लोग हैं उनके लिए एकल विद्यालय चलते हैं, तमाम प्रकल्प चलते हैं। और इसीलिए आरएसएस में राष्ट्र की भावना कूट कूट कर भरी है। सर, एक पत्रकार से आप एक पॉलिटिशियन बने, एक शिफ्ट हुआ है आपकी लाइफ में इतना बड़ा, तो ये आपने कैसे सोचा कि यार पॉलिटिक्स में जाता हूँ? नहीं देखिए, मैं पॉलिटिक्स शुरू से करता, आप शुरू से करते? शुरू से राजनीति मैं करता रहा हूँ। और मैंने 2 बार मैं पार्षद का चुनाव लड़ा। 2 बार लड़े? 2 बार पहले लड़ चुका हूँ मैं। अच्छा। और उसमें मुझे हारा नहीं, मुझे हराया गया। अच्छा। हाँ, 100 वोटों से 150 वोटों से बूथ कैप्चरिंग करके मुझे मैनिपुलेट करा चुनाव? हाँ, वोट्स को? हाँ, ये करा जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है, किया। और बाकायदा मैं कुछ अपने भी लोग होते हैं शामिल हो जाते हैं, कुछ परिवार के लोग भी होते हैं शामिल हो जाते हैं दूसरे में। अच्छा। और क्योंकि हमारा परिवार कोई पॉलिटिशियन परिवार नहीं था, मैं एकमात्र परिवार का जो राजनीति में था, मैं एकमात्र था। इससे पहले कोई राजनीतिक बैकग्राउंड हमारा नहीं था जी। और जब मैं राजनीति में करने लगा, मेहनत करने लगा, राम जन्मभूमि आंदोलन से हम लोग उसमें जुड़े रहे और पकड़े भी गए कई बार। और जब आगे बढ़े तो परिवार की कुछ आ गए विरोध करने के लिए। अभी राजनीतिक बैकग्राउंड कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी विरोध करना है। हाँ, पहले और हमारे अपने साथ के लोग भी कुछ हमारे शुभचिंतक ज़्यादा थे, वो लोग भी चाहते थे कि चुनाव जीते से वही करता रहे। तो बूथ कैप्चरिंग हुई पहली बार, दूसरी बार भी बूथ कैप्चरिंग हो गई, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। 2 चुनाव हारने के बाद मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैं इस बात को कहता था कि मेरे गले में जो हार की माला पड़ी है उस माला को मैं उतार के रहूँगा और किसी न किसी तरीके उतारूँगा। मैं जनरल सीट पे भी चुनाव लड़ा। हाँ, और लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। और अभी मैं जब चुनाव लड़ा तो बहुत रेलवे कॉलोनी के मतदाता हमारे उसमें ज़्यादा है, तो लोग ट्रांसफ़र हो जाता है तो वोट रहता है वहाँ पर। तो वोट डालने के लिए दूर दूर से आए कि भाई राकेश को वोट देता है, जिताना है, बहुत मेहनत करता है। मैंने हिम्मत नहीं हारी और उसी का परिणाम था कि मैं पार्षद बन गया। और मैं शुरू से कहता था कि इस इलेक्शन को मैं जीतूँ। कॉन्फिडेंट पूरा 100% या 200%। और मैं पूरे चुनाव में कहता रहा कि देखिए गड़बड़ी मत करना, इस चुनाव में हनुमान जी मेरे पीछे है। हनुमान जी चुनाव लड़ रहे हैं। और लोग कहते यार तुम ऐसी बात करते हो। मैंने नहीं, तमाम इस चुनाव में भी मुझे बहुमत से हराने की कोशिश की थी, लेकिन जब भगवान मेरे साथ है, जनता जनार्दन मुझे, देखिए हल्ला मचाने वाले 10 लोग हो सकते हैं, एक व्यक्ति हो सकता है। पूरी आप हजारों की भीड़ हो, उसमें एक व्यक्ति हल्ला मचा रहा है तो आप सोचेंगे कि रैली खराब हो गई। सही बात। तो मुझे इस बात का पूरा आदत था कि ये राजनीति करने वाले 150 लोग होते हैं क्षेत्र के अंदर, 150 होंगे, यही हल्ला मचाते हैं। बाकी जो संभ्रांत जनता है, जो समझदार जनता, वो घर के अंदर बैठी हुई है। मुझे मालूम है कि वो जनता मुझे वोट देगी। मैंने उतना लोगों को काम किया। और देखिए पत्रकारिता भी सेवा का माध्यम है। पत्रकारिता के माध्यम से हम लोगों की सेवा करते कि नहीं करते कि भाई इसको न्याय मिल जाए या इसको मिल जाए, ये करते हैं। और राजनीति भी सेवा का माध्यम है। जब दोनों ही सेवा का माध्यम है, जब सेवा का माध्यम मिल जाता, डबल इंजन की सरकार बनती है, डबल पहिए से तेज गति से काम होता है और
दोनों ही Deadly मैं, combination है। हाँ मैं दोनों ही सेवा का माध्यम मानता हूँ। और मुझे जब चुनाव लड़ा था तो मैं मुझसे पूछते थे यार राजनीति में, और मैं यही कहता था कि ये दोनों ही सेवा के माध्यम है, पत्रकारिता के माध्यम से भी आप सेवा करते हैं और राजनीति के माध्यम से सेवा करते हैं। यदि आपने ध्येय बना लिया कि भाई राजनीति पैसा कमाने के लिए आनी, तो ये सबसे बड़ी बात है। मुझसे तमाम लोग कहते हैं, और ये इस बात को बहुत कम लोग मुझसे कहते हैं कि ईमानदारी से काम करना। ऑनेस्टी। हाँ, मतलब उससे 2-3 लोगों ने कही होगी ये बात कि ईमानदारी से काम करना। अधिकांश लोग मुझसे कहते हैं मौका मिला है तो आप पैसा कमा लेना, थोड़ा हाँ कमा लेना। लेकिन मैं तो हमेशा कहता हूँ कि दो पैसे की, ईश्वर ने मुझे इतना पैसा दे रखा है कि रोटी भी 2 वक्त की मिलती रहेगी, मेरा अपना घर भी मेरा है, और नगर निगम में कमीशन कहते हैं उसे, ये कमीशन शब्द ही ज़्यादा बेकार है। हाँ, जो भी माध्यम। हाँ, मैं तो देखो ईमानदारी से मैंने काम किया है, और ईमानदारी से ही मैं भविष्य में काम करने की सोचता हूँ जी। कि ईमानदारी में, क्योंकि हमारे पिताजी ने भी ईमानदारी से काम किया। जैसा कि मैं आपको बताता, एक संकट की एक घड़ी थी जब हमारे यहाँ बहुत भयंकर संकट था, पैसे का आर्थिक संकट था। तो हमारे पिताजी जा रहे थे, हम छोटे छोटे थे, तो उन्हें चांदी के बर्तन मिले बहुत सारे, चांदी के बर्तन किसी यात्री के, कोई व्यापारी के गिर गए होंगे बहुत सारे। ठीक है। पिताजी घर के पास निकल रहे थे, तो मम्मी ने देखा तो चांदी बर्तन। पिताजी ने हमारे तुरंत उसे आगरा कैंट GRP थाने पहुँचा दिया। तो ये ईमानदारी, हाँ, चाहते तो उससे हम अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत कर सकते थे, लेकिन बेईमानी का पैसा, जिस व्यक्ति का वो पैसा जेवर होगा या सामान होगा, वो उससे ढूंढेगा तो मन से पता नहीं क्या क्या निकाल लेगा। हाय लगाता है। इसीलिए तो कहते हैं सोना खोना ही बुरा है और पाना भी बुरा है। सही बात। खोना इसलिए बुरा है कि किसी का खो जाता है तो वो बड़ा दुखी होता है कि यार मेरा सोने का है और पता नहीं किसको मिला हुआ, कौन ले गया, और उसको कहता है, और जिसको पा जाता है उसको लगती है कि भाई उसका हिस्सा है और जला। तो ये इसलिए कहा जाता है सोना पाना भी बुरा है, खोना भी बुरा है। ईमानदारी से काम करना चाहिए, और पैसे की आवश्यकता सबको होती है। मैंने तो देखो, और मैं भी यही भी सोचता हूँ कि अगर मेरे पास 1 रुपया है तो वो मेरे मित्रों को भी मिले। ऐसा नहीं है कि मैं तो खा रहा हूँ रबड़ी और मेरा मित्र खा रहा है रूखी रोटी। मिल बांट के खाते हैं। मिल बांट के अपने दोस्तों की, अपने मिलने वालों की, पड़ोसी की, और जो सामने गरीब है उसकी मदद अपने पैसे से भी करनी चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास पैसा है। और मैं यही सोचता हूँ कि कभी मेरे पास पैसा आया तब मैं उन लोगों को, जो मेरे कई ऐसे मित्र हैं जिनके पास अपना मकान नहीं है, हमारी पत्रकारिता के अंदर भी ऐसे लोग हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, तो मैं उनकी मदद करूंगा। और क्योंकि और मैं ये भी चाहता हूँ, देखिए सपना सबका होता है, राजनीति में हमने कदम रखा है तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मैं भी विधायक बनूँ। अच्छा। हाँ, मेरा सपना है विधायक बनने का। और बाकी सब किस्मत का खेल है कि सामने रखी थाती वापस लौट जाती है। और बाकी हम पार्टी के प्रति निष्ठावान है, पार्टी जिसको भी टिकट देती है उसके लिए हम काम करते हैं, लेकिन मांगना हमारा भी अधिकार है, हम भी मांगेंगे, लेकिन पार्टी जिसको देगी। लेकिन मेरा इतना जरूर है कि मैं लोगों की मदद करूँ। मैं तो ये भी कहता हूँ कि अगर मेरी जेब में 100 रुपये हैं और सामने वाले को 100 रुपये की आवश्यकता है और मैं उसको 100 रुपये देता हूँ। क्या बात। हाँ, मैं ये रहता है कि चलो मेरे पास तो आ जाएंगे दूसरी जी कहाँ से लेके आए तो मैं दे देता हूँ। और भगवान की मैं सेवा करता हूँ। मैं मम्मी कभी कभी कहती है मंदिर पे ध्यान आ जाके जी तो रास्ते में जो मिलता है मैं उसी को दिया आता हूँ। मम्मी बड़ा प्राउड होगी सर आपसे? हाँ, मम्मी का, माँ का आशीर्वाद रहता है। जब मेरे संग घटना हो गई थी, मैं जल गया था। अरे, जीवन मेरा मुश्किलों में बचा, ये भी राजनीति की देन है। और ये मामला पूरे दुनिया में फ्रंट पेज पे छपा था। देश का कोई अखबार ऐसा नहीं था या दुनिया का कोई अखबार नहीं था जिसमें मेरी तस्वीर फ्रंट पेज पे ना हो।
मेरी तस्वीर फ्रंट पेज पर थी। उस समय हम छोटे थे, राजनीति का ज़्यादा हमें अनुभव नहीं था और हमें ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। जी ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी गलती रही कि हमने आत्मदाह कर लिया जी और बहुत संकट उस समय आया। अ, माँ हमारी सुबह 4 बजे भगवान शंकर पे लोटा डालने के लिए जाती थी। लोग बताते थे तुम्हारी माँ सुबह 4 बजे जाती है और परिवार की स्थिति और बिगड़ी उस दौरान, क्योंकि सरकारी होता है जो होता है, लेकिन अपनी जेब से तो पैसा लगता ही लगता है। उस समय स्थिति और बिगड़ी, स्थिति खराब चल रही थी तो और खराब हो गई स्थिति, लेकिन जान हमारी मेरी बच गई। मेरे एक साथी थे राकेश शुक्ला, हम दोनों जल गए थे पूरी सर, तरीके इससे से। सीख क्या मिलेगा? देखिए ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए, ये हमारी बेवकूफ़ी थी, ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। मेच्योर प्राप्त हो। हाँ, और मैं लोगों से कहता हूँ कि कभी ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए। जीवन आपको किस्मत से मिला है, आप उसको इस तरीके से व्यर्थ ना करें। कई जब कोई लोग आत्मदाह करने के लिए जाते, मैं उनको बचा लेता था, मैंने कि ऐसा काम मत करो। मैंने कई बार आग बुझा दी। एक परिवार आगरा कैंट रेलवे स्टेशन पर डीआरएम ऑफिस के सामने, बच्चों समेत मुस्लिम परिवार था, 7-8 लोग थे। वो ना मटेरियल डाल लिया अपने ऊपर, अरे बाप मटेरियल डाल लिया और आग लगा ली। और मैं वो तो आग जली थी तो मैं पास में ही खड़ा था, मैंने खट से उसकी आग बुझा दी। अखबार में मेरा फोटो भी छपा था कि मीडिया कर्मी ने जान को बचाया। कई बार लोगों ने आत्मदाह की तो पहले अधिकारी थे तो वो मुझे बुलाते थे कि समझाओ उसको कि आग से कितना कष्ट होता है, जलने के बाद आदमी की रोज मौत होती है। जब उसका ट्रीटमेंट चलता है, इलाज चलता है, तो ऐसा रगड़ा जाता है जैसे चूल्हे पे रखा भगोने को माजा जा रहा है, काले भगोने को रगड़ा पूरी तरीके से। तो हर रोज उसमें रोज मौत उसमें होती है। तो मैं लोगों को बताता, मैंने कभी तो इस तरीके की काम मत करना और इससे नुकसान होगा, परिवार आपका और बर्बाद होगा। लोग देखो हर चीज़ से सीख मिलती है। मैंने जो जीवन में सीखा, सुसाइड करना कोई महानता का काम नहीं है, कोई महानता का काम नहीं है। जीवन जीना ही महानता का काम है, जी संघर्ष करना ही महानता का काम है। उतार चढ़ाव आपके जीवन में आ सकते हैं और आपका ये मतलब नहीं है कि आपके जीवन में उतार आया तो आप अपराधी बन जाए। आपके पास काम धंधा नहीं है, आप अपराधी बन जाए, आप किसी को नुकसान पहुंचाए। अगर आज के राकेश जी बचपन वाले राकेश को कुछ बोलना चाहे तो वो क्या बोले? देखिए कोई भी बचपन, सीख हो सकती है। हाँ बचपन में मैं थोड़ा संकोची रहता था। अच्छा हाँ, मैं चीज़ों को देखता रहता था कि कौन कैसे कर रहा है, उनसे मैं सीखता था कि कैसे ये करते हैं, क्या करते हैं। जी जी और मैं कोई भी काम को देखता था बचपन शुरू से मेरी आदत रही है कि मैं किसी कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो उसको मैं देखता हूँ गौर से जी कि ये किस तरीके से काम कर रहा है, और फिर मैं उसको भी करने की कोशिश करता हूँ। इनने ऐसा किया तो मैं भी इसको ऐसा कर लूँगा। और देखिए एक दूसरे से आदमी सीखते हैं, जी नकल भी करना ऐसा नहीं है कि बुरा काम है। किताबी नकल न की जाए, लेकिन जो कोई अच्छा काम कर रहा है तो उसकी आप सीख सकते हैं कि क्या कर रहे हैं। और बचपन से मेरे में सीखने की ललक रही है और बहुत मैंने संघर्ष बहुत किया जीवन में। पढ़ाई में भी एक बार हम पे फीस नहीं थी तो फेल हो गए, नाम काट दिया, फेल कर दिया। फीस तो की वो वजह से फीस की वजह से तो वो दौर भी हमने देखा है। देखा है और इसलिए हमारे अंदर, मेरे अंदर ये नहीं आता कि बेईमान हो जाए। देखिए डॉक्टर अंबेडकर ने कितना कष्ट झेला था, जी जीवन का सबसे ज़्यादा कष्ट उन्होंने झेला था और इतनी चीज़ों के बीच में वो एक महान व्यक्ति बन गए। लेकिन जब उन्हें संविधान लिखने का उन्हें मौका मिला तो उन्होंने उस संविधान लिखने में देश भावना नहीं दिखाई नहीं देखा है। कि मैं इस समाज ने मेरा उत्पीड़न किया है, इसने ऐसा किया तो इसके खिलाफ मैं उसमें ऐसा लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ। उन्होंने सबको समानता के भाव से देखा, चाहे महिलाएं चाहे कोई भी अन्य व्यक्ति। तो हर व्यक्ति से सीख मिलती है। तो हम देश के हमारे जो महापुरुष हैं, बड़े बड़े महापुरुष हैं, शिवाजी हों, राणा सांगा हों या फिर पृथ्वीराज चौहान हों, इन्होंने कितना जीवन में संघर्ष किया, हम लोगों के लिए संघर्ष किया। और हम केवल अपने छोटे शब्दों से उनकी महानता को कम नहीं कर सकते। हम इतने बुद्धिमान नहीं हैं
कि हम भगवान पे सवाल खड़े करते हैं, महापुरुषों पर सवाल करते हैं। इतनी किताबें हमने नहीं पढ़ ली हैं। जो महापुरुष लोगों ने किताबें पढ़ी हैं, उन्होंने खुद इस देशभाव को नहीं रखा। ताज़ा उदाहरण तो डॉक्टर अम्बेडकर ही हैं। उन्होंने कभी ऐसा अपनी किताबों में उल्लेख नहीं किया कि इस समाज के प्रति मैं ऐसा लिख दूँ, ऐसा लिख दूँ। तो इसीलिए इन सब चीज़ों को सीखना चाहिए जी। और हर महापुरुष का सम्मान करना चाहिए। आगरा के यूथ के लिए आपका क्या मैसेज है? आगरा के युवा को आप क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, युवा देश का भविष्य है जी और कहीं ना कहीं भारत युवाओं के लिए जाना जाता है। जी युवा शक्ति कहा भी जाता है, तलवार की धार से इतिहास बदलता है और जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। चलता है। युवा धैर्य रखें और संघर्ष करें। जी तो जवानी संघर्ष का नाम है। हम्म, यदि आप संघर्ष करेंगे तो सफलता आपको मिलेगी, ना कि आप गलत रास्ते को आप चुने। जी हो सकता है कि सफलता मिलने में थोड़ी देरी हो जाए, विलंब हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपकी मेहनत, ईमानदारी आपका साथ नहीं देगी। और किसी भी काम, कोई काम छोटा नहीं होता। जी जब आप इस मन को बना लेंगे कि मेरे लिए कोई काम छोटा है, बड़ा है, ये मैं नहीं कर सकता, तब आप रास्ता भटकेंगे। आपको जो काम मिल रहा है उस काम को करें। और कई दुनिया में ऐसे उदाहरण रहे हैं कि छोटे छोटे काम करने वाले व्यक्ति ही महान बने हैं और उन्हीं की जीवनी पढ़ी जाती है। जी सिर पर इतिहास लिखते हैं, हम लोग बुद्धिजीवी उनके इतिहास को पढ़ते पढ़ते हैं उनके संघर्ष को पढ़ते हैं जी। और उन्होंने किस तरीके से जीवन व्यतीत किया है। और युवा शक्ति अगर मजबूत है, जी सही दिशा में चल रही है, तो कहीं ना कहीं देश मजबूत होता है। ध्येय आपका देश होना चाहिए। देश से बढ़कर आप कुछ नहीं हो सकता। जी आपका परिवार भी बाद में है, पहले आपका देश है। देश के बारे में सोचेंगे तो आप बहुत कुछ करते रहेंगे। और देखिए, मैं एक बात और बताना चाहता हूँ जी कि सर। मैं पत्रकारिता करता हूँ और मैं कभी मन में ये भी नहीं सोचता कि किसी नेता ने या किसी सामाजिक कार्यकर्ता ने गलती कर दी है तो उसको मैं हाईलाइट कर दूं। हो सकता है कि उसके जीवन में कोई गलती हो, भले चाहे वो दूसरी पार्टी का ही व्यक्ति क्यों ना हो, उसके एक गलती से मैं उसका पूरा राजनीतिक कैरियर खत्म नहीं कर सकता। ये मुझे अधिकार नहीं है। उनने तमाम समाज सेवा करके इस मंजिल तक वो पहुंचा होगा, कितनी मेहनत उसने की होगी, और एक गलती उसने कर दी तो मैंने उसके जीवन चौपट कर दिया। उसको सुधरने का मौका नहीं देना चाहिए कि ये गलती हुई है और हो जाती गलती, बोलते बोलते कभी कुछ गलत निकल जाता है। जी कई समय ऐसी आया कि दूसरी पार्टी के लोगों के सामने मेरे सामने उनके ऐसा हो गया, लेकिन हमारे कैमरे में भी कैद है। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा कि इनको नुकसान में पहुंचा, पॉइंट आउट नहीं करा आपने? हाँ, कभी मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा नहीं भाई, इनकी, मैं कोई कार्यकर्ता की मेहनत मैं जानता हूँ, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति हो, और मैं जानता हूँ कि कार्यकर्ता कितनी मेहनत करता है, जमीन से जुड़कर मेहनत करता है। चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ हो, वो चप्पल घिसता है, धूप की परवाह नहीं करता, बारिश की परवाह नहीं करता, सर्दी की परवाह नहीं करता, अपने परिवार की परवाह नहीं करता, लेकिन लगा रहता है। इसीलिए मैं कभी किसी भी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं करता हूं। मैं ये सोचता हूं कि नहीं, ये भी है राजनीतिक कार्यकर्ता, विचारधारा हमारी उससे नहीं मिलती होगी, लेकिन राजनीति के क्षेत्र में वो काम करता है। लेकिन मैं कभी कभी समझाता हूँ, देखिए आप भी देश को प्रथम रखें। यही सब रिस्पेक्ट करते हैं आप सामने वाले? हाँ, सामने वाली की मैं इज्जत करता हूँ, किसी भी राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो। तो मेरा कभी मन में ये नहीं रहा कि ये फलाना राजनीतिक पार्टी या व्यक्ति है और मेरी ये विचारधारा है और मैं उसको नुकसान पहुंचा दूं, कभी नहीं रहा और कभी होना भी नहीं चाहिए। सीधी सी बात है, ऐसा कभी होना नहीं चाहिए कि आपने जो कष्ट झेला है, हमें मालूम है कि भागे चले आ रहे हैं साइकिल से, दीवार पर लिख रहे हैं, कितनी मेहनत हम लोगों ने हाथ से करी, लिखते थे हम दीवारों पर। तो कार्यकर्ता मेहनत करता है। अब हालांकि आज का दौर पैसों की राजनीति का हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेहनत करने वालों की आज वैल्यू नहीं है। मेहनत करने वालों की भी उतनी वैल्यू है। मेहनत, देखिए, सब कुछ चलता सबके समावेश से। राजनीति चलाने के लिए पैसे की भी आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है पैसे की आवश्यकता नहीं होती है।
संगठन जब चलता है तो पैसे वाले भी होने चाहिए, मेहनत करने वाले भी होना चाहिए, ज्ञान देने वाले भी होना चाहिए। तो सारी चीजों से मिलके चलता है सब कुछ, और इसी भावना से लोगों को काम करना चाहिए। और कभी ये भी नहीं सोचना चाहिए कि यार मुझे यार नहीं मिल पाया, मैं इतनी मेहनत करता हूँ और इतना समय मुझे हो गया, और संतुष्ट रहना। संतुष्ट रहना चाहिए। जो आपको मिल गया उसमें संतुष्ट रहे आदमी। तो मैं तो संतुष्ट हूँ, देखो मुझे पार्षद मिल गया, लोग कहते थे यार तुम, मैंने 2 बार पार्टी ने मुझे टिकट दी, संतुष्ट हूँ। आगरा में लोग मुझे जानते हैं पत्रकारिता के माध्यम से, तमाम करोड़पति लोग हैं, अरबपति लोग हैं, उनको नहीं जानते हैं लेकिन मुझे जानते हैं लोग। यही मेरी संतुष्टि है। यही पूंजी है आपकी। अब मैं सोचूंगा मुझे टिकट नहीं मिली, सभासद की नहीं मिली, एमएलए की मिली, अब मैं झगड़ा करूं और पार्टी से गद्दारी करूं तो ये गलत है। हो सकता है कि अभी ईश्वर ने आपके लिए नहीं लिखा हो, सही बात है, इससे भी बड़ा कुछ लिखा हो। इससे भी बड़ा लिखा हो, लेकिन इतना मिल गया यही बहुत है। सही बात। इसी को मान लें कि सब कुछ ठीक है। और कभी विश्वासघात भी नहीं करना चाहिए, कभी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। आपका कोई मित्र है और या वो राजनीति क्षेत्र में है, आपका परिवार का व्यक्ति, यदि आप उसका सहयोग नहीं कर रहे तो असहयोग भी ना करें, कभी असहयोग ना करें। और तमाम मित्रों के माध्यम से आदमी आगे बढ़ता है। आप मेरे साथ चल रहे हैं, जीवन 10 साल से चल रहे हैं, अब आपका कोई वक्त आ गया कि भाई अब मुझे मदद करनी चाहिए आपकी, अब मैं आपसे दूर हो जाऊं, अब आपको मैं मनाऊं, आपके घर के चक्कर काटूं, तो ये भी तरीका ठीक नहीं होता। और आप सहयोग नहीं कर रहे हैं तो असहयोग भी नहीं करें, और एक दूसरे की कड़ी जब जुड़ती है तभी आदमी आगे बढ़ता है। अब आज की राजनीति में ये भी हो गया है कि साथ साथ रहने वाले व्यक्ति भी मुझे सोचता है कि मैं आगे बढ़ जाऊं। ऐसे कहते हैं पीठ में छुरा भोंक के छाती पे पैर रख के आदमी राजनीति में आगे बढ़ता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। और ईश्वर में आप विश्वास रखते हैं, भगवान में आप विश्वास रखते हैं, तो जो ईश्वर ने दिया है उसे आप स्वीकार करें। और जब बुरे दिन है तो अच्छे दिन भी होंगे, अच्छे दिन है तो बुरे दिन भी होंगे। तो इन सब चीजों से संघर्ष आदमी को करना चाहिए, और जीवन में उतार चढ़ाव हमेशा चलता रहता है। और ऐसा नहीं है कि आज बुरे दिन है तो अच्छे दिन नहीं आएंगे, और जीवन बचा रहे। कोरोना में हम लोगों ने यही सीखा है कि जीवन बचा है। कोरोना काल में भी हमने अपनी औकात से ज्यादा लोगों की मदद करी, और लोग कहते थे कि यार वहां पे जरूरत पड़ रही है, कौन जाएगा, राकेश कौनजिया को भेज दो। खाना सर कोई दिक्कत नहीं, पॉडकास्ट है यहाँ पे सब खुला होता है, कोई दिक्कत नहीं। अभी बात कर रहा हूँ, 1 मिनट में ड्यूटी का टाइम हो गया। नहीं, ड्यूटी का टाइम आज मेरा वीकली ऑफ है। अरे चलिए लेकिन अभी मेरे पास फिर भी खबर रहती है। हाँ, वो तो काम है। तो कई लोगों को हम फिरोजाबाद तक छोड़ के आए जी, कोरोना काल के अंदर। अच्छा, फिरोजाबाद छोड़ के, बच्चे, एक छोटा सा बच्चा था, अच्छा, वो आगरा में रह गया था, परिवार उसका फिरोजाबाद पहुंच गया था। अब वो परेशान कि कैसे जाएंगे, हम छोड़ आए फिरोजाबाद। क्या बात है। और कई लोग थे जिनको राशन की आवश्यकता थी, और रामाशंकर गोयल जी थे, लल्ला बाबू, तो उनके वहाँ एकदम से हम राशन पहुंचाते थे जी। और तमाम लोगों को हमने, देखिए तरीका भले गलत हो सकता है, हमने मालगाड़ी में बैठा के लोगों को उनके गंतव्य तक पहुंचाया। एक गर्भवती महिला थी, अच्छा, गर्भवती महिला थी और अकेली रह गई थी जी। अब पीरियड समय नजदीक आ गया था, अब वो बड़ी परेशान कि क्या हुआ, उसे झांसी जाना था। अच्छा, हाँ, क्योंकि ना तो अस्पताल में जगह, डिलीवरी अस्पताल में हो, और इवन कोई आसपास की दाई भी कैसे अगर इमरजेंसी जरूरत पड़ गई तो कौन उसकी मदद करेगा। तब उन्होंने कहा कि हमें किसी तरीके से, जबकि वो रेलवे का ही परिवार था, पति उनके दूसरी जगह थे, तो मैंने उनको मालगाड़ी में बैठा के भेजा, गर्भवती महिला, हाँ, झांसी तक भेजा। तो उनके परिवार के लोग आके वहां से ले गए, तमाम लोगों को भेज दिया मालगाड़ी में बैठा के। एक व्यक्ति था चेन्नई का था, अच्छा, यादव समाज से ही था,
गोरखपुर का रहने वाला था, वो चेन्नई में नौकरी करता था। देखिए उस दौर में लोग आदमी छूता नहीं था व्यक्ति को कोरोना काल में। उस व्यक्ति को, उस लड़के को हमने 2 महीने अपने घर पे रखा। 2 महीना 2 महीने क्या बहुत बड़ी बात होती है, क्या 2 महीने अपने घर पे रखा। बिल्कुल सर। और हम रेलवे कॉलोनी में रहते थे, हमारे घर पे लकड़ियां रखी रहती थी, तो हमने लकड़ियां दे देते, ले जाओ ये लकड़ियां। खूब अभी जब मैं चाव रहा था तो एक व्यक्ति कह रहा था यार इनको वोट मत देना, तो उन्होंने कहा कि इनको ही तो वोट दूंगा मैं। मेरे घर में जो चूल्हा जला तो इनकी लकड़ियों से जला चूल्हा। हाँ, मैंने देखो बहुत कोरोना काल में हमने जितनी हमारी हैसियत नहीं थी, लेकिन भगवान ने हमें हिम्मत दे रखी थी। हम करते रहते थे। कभी चावल बना ले रहे हैं, बाटी आ रहे हैं कैंट स्टेशन पे। कैंट स्टेशन पे लोग आते नहीं थे बांटने के लिए, तो मैं लगाता था, खबर बनाता था कि लोगों को मालूम पड़े कि कैंट रेलवे स्टेशन पे कितनी आवश्यकता है। उसके बाद लोग आने लगे, खूब बांटने लगे। और रेलवे कॉलोनी के अंदर ऐसा दिक्कत रहती है कि सब समझते हैं कि रेलवे कॉलोनी में सब संपन्न लोग रहते हैं। रेलवे कॉलोनी आ गई, सब रेलवे कर्मचारी रहते हैं। उसमें तमाम सर्वेंट क्वार्टर होती है, उसमें जो बाहर के लोग काम करने वाले लोग रहते हैं, उनके सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। तो रमाशंकर गोयल जी थे, लल्ला बाबू, तो अब उसमें नहीं है, कोरोना काल में वो भी चले गए। तो मैंने उनको बताया तो वो राशन देते थे, तो हम 200-300 लोगों को राशन बांटा करते थे। खूब राशन हमने बांटा। और देखिए हमने कभी चुनाव में भी इतनी मेहनत नहीं करी, पहले चुनाव लड़े जितनी कोरोना काल में मेहनत करी। मेरे घर पे लाइन लग जाती थी, कई बार पुलिस की सहायता हमें लेनी पड़ी भीड़ की वजह से। मेरा पूरा परिवार उसमें लग गया था। कोई राशन कार्ड के लिए देके जा रहा है, कोई राशन कार्ड के लिए तार बना रखा था हमने, तो उसमें हम टांग देते थे कि कागज, फिर उसका राशन कार्ड बनवाते थे। हमारे जो SP सिंह बघेल जी हैं या विधायक वगैरह हैं, तो इनसे बोल के और अपने प्रयासों से, पत्रकारिता के माध्यम से, पत्रकार साथियों के माध्यम से तमाम लोगों का राशन कार्ड हम लोग उस दौरान बनवा दिया। और वो लोगों को याद रहता है, ऐसा नहीं है आदमी भूल जाता, वो याद रखता है। और जब हम इलेक्शन लड़े तो उसमें लोगों ने हमें बताया कि तुमने हमारी ये मदद की। मैंने बहुत लोगों का काम बचपन से मैं करता चला आ रहा हूँ, तो लोग याद दिलाते थे कि तुमने हमारी बेटी का एडमिशन कराया था, तुमने हमारे लिए ये कराया था, वो कराया था। तो वो फल मेरे सामने अभी है। बाकी ईश्वर की मर्जी है, बिना ईश्वर की मर्जी कुछ नहीं हो सकता। सही बात सर। थैंक यू फॉर कमिंग एंड थैंक यू हमारे प्लेटफॉर्म को मौका देने के लिए। और सर जाते जाते बस मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुनाना चाहूँगा मेरे बचपन की, जो आपसे ही रिलेटेड है एक्चुअली। सर बहुत छोटा सा था, स्कूल से वापस आया था और आई थिंक रामलीला का टाइम था, आई थिंक या राम बारात का टाइम था, आई एम सॉरी, राम बारात का टाइम था और आप रिपोर्टिंग कर रहे थे टीवी पर। तो मैं रोज आपकी रिपोर्टिंग देखा करता था। अब एक दिन बड़ा सौभाग्य मिला जाने का राम बारात में, तो आप मुझे मिल गए वहां पे। दूर से मैंने आपको देखा, आप रिपोर्टिंग कर रहे थे वहां पे, अपना माइक वही अपने अंदाज में, और मेरे चाचा थे मेरे साथ में। तो मैंने कहा चाचू क्या टीवी पे आऊंगा, वो वाले अंकल खड़े, टीवी वाले अंकल, टीवी वाले अंकल। तो मैं गया आपके पास, मैंने आपको ऐसे वेव करा, आपने कहा आपने भी यूं करा, आप रिपोर्टिंग कर रहे हो लाइव, आपने भी यूं करा मुझे। फिर आपने कुछ बोला होगा टीवी पे, तो वो आया भी, मम्मी ने बताया मुझे, अरे तेरे को पता वो अंकल ने वेव बैक करा। तो बड़ी सर ये एक कोर मेमोरी है मेरी। एंड थैंक यू सर। सर आपसे हाथ मिला सकता हूँ? थैंक यू सर फॉर कमिंग एंड आपका भी बहुत बहुत जो भी धन्यवाद आपने कि किया है आगरा के लिए और आगरा के यूथ के लिए। नहीं, अभी तो मेरी बहुत इच्छा है करने की। बिल्कुल सर, और बिल्कुल। आपने मुझे बुलाया, मौका दिया, हमारा मुझे भी बोलने का मौका मिला। मुझे भी लगा कि मैं थोड़ा सा बोल भी सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, नमस्कार।